हेलो बच्चों, अब आप आइए, हम लोग आ गए हैं म्यूटाजेनिक एजेंट पे, है ना। जो केमिकल सब्सटेंस म्यूटेशन को कॉज करते हों, ऐसे सब्सटेंस जो म्यूटेशन को कॉज करते हों, इनको हम म्यूटाजेनिक एजेंट कहते हैं, है ना। अब देखो शब्द कैसे बना, शब्द पे ध्यान देना है तुम्हें। हमने लिखा है म्यूटाजेन, हमने म्यूटाजेनिक एजेंट पूरा नहीं लिखा, क्या लिखा? म्यूटाजेन। जेन शब्द का बेसिक मतलब होता है जेनरेट करना। जेन शब्द का बेसिक मतलब क्या होता है? जेनरेट करना, बनाना, निर्माण करना। जैसे हम लोग कहते हैं जेनरेटर, जिसका मतलब होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो म्यूटाजेन शब्द का मतलब हो गया द सब्सटेंस विच जनरेट म्यूटेशन। ऐसे केमिकल सब्सटेंस या रे जो म्यूटेशन को कॉज करते हों, इनको हम क्या कहते हैं? म्यूटाजेनिक एजेंट, या हम लोग इसका नाम रखते हैं म्यूटाजीन। तो देखो ये म्यूटेशन का ही हम लोग अभी कंटिन्यूएशन में क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये म्यूटेशन का ही कंटिन्यूएशन में हमारा क्लास है, म्यूटेशन, है ना। और ये हमारा म्यूटेशन का जो क्लास होगा ये लास्ट क्लास होगा, क्योंकि इसमें हम लोग फिनिश कर रहे हैं म्यूटेशन को। तो म्यूटेशन में पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन बताया, दूसरे क्लास में हमने म्यूटेशन में आपको क्रोमोसोमल चेंजेस स्ट्रक्चर पहले बताया, पॉइंट म्यूटेशन। उसके बाद हमने बताया क्रोमोसोमल चेंजेस और स्ट्रक्चर में चेंजेस, इसको एबरेशन के नाम से। फोर्थ क्लास में हमने आपको न्यूमेरिकल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम बताया, और ये फिफ्थ क्लास ऑफ म्यूटेशन में हम लोग म्यूटाजेनिक एजेंट की बात कर रहे हैं। तो पहले ये समझना म्यूटाजेनिक एजेंट क्या हो गए। ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंस, ऐसे रे, ऐसा कोई भी चीज़ जो म्यूटेशन को कॉज करेगा, इनको हम म्यूटाजेनिक एजेंट कह देंगे। तो पहला पॉइंट हो गया व्हाट इज म्यूटाजेनिक एजेंट। चूंकि वो म्यूटेशन को जेनरेट करेगा, इसीलिए शब्द का नाम हो गया म्यूटाजेन। तो ये कैसे सब्सटेंस है समझ में आ गया है, जो म्यूटेशन को कॉज करेंगे, विच कॉज म्यूटेशन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया व्हाट इज म्यूटाजेन। एक नीट का क्वेश्चन तुम्हारे, व्हाट इज म्यूटाजेन। तो म्यूटाजेन आर सब्सटेंस विच कैन क्रिएट म्यूटेशन। दूसरे लाइन पे आ जाओ, ये कैसा हो सकता है? तो बोलते हैं ये फिजिकल हो सकता है म्यूटाजेन, और केमिकल हो सकता है। दोनों के बीच में बेसिक अंतर समझना है तुमको। कभी कभी ये भी पूछ सकता है ये म्यूटेशन में, फिर हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी से बहुत आगे की पढ़ाई हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एम्स भी नीट में इंक्लूड हो चुका है ना। बोर्ड वालों के लिए ये नहीं आएगा, जो 12th बोर्ड दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे म्यूटेशन में म्यूटाजेनिक एजेंट, इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में बस एक इंट्रोडक्शन ही है ना। तो बोर्ड वालों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन कि व्हाट इज म्यूटाजेनिक एजेंट, तो तुम्हारा आंसर होगा दोज केमिकल सब्सटेंस और रेज विच आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग म्यूटेशन। अब हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट एंड केमिकल म्यूटाजेन। तो फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट को हम लोग कह देंगे फिजिकल म्यूटाजेन, और केमिकल, जो केमिकल सब्सटेंस होंगे जो म्यूटेशन को कॉज करेंगे, उनको कह देंगे केमिकल म्यूटाजेन। तो जरा ध्यान से हम लोग देखते हैं फिजिकल म्यूटाजेन क्या होंगे। तुम जितने तरह के रे के बारे में सोच सकते हो, जो सोलर रेडिएशन से रे आते हैं, अल्फा रे हो, बीटा रे हो, गामा रे हो, एक्स रे हो, है ना, या यूवी रे हो, सभी रे को हम लोग कहते हैं फिजिकल म्यूटाजेन। और केमिकल सब्सटेंस जैसे मस्टर्ड गैस है, HNO2 है, इन सब को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो म्यूटाजेन को हम लोग दो बड़े पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना, और वो दोनों पार्ट है फिजिकल म्यूटाजेन एंड केमिकल म्यूटाजेन। तो पहला पार्ट हो गया फिजिकल म्यूटाजेन, मतलब म्यूटाजेनिक एजेंट जो रेज होंगे, हमेशा याद रखना। अब रेज भी हम लोग बताएंगे दो तरह का, है ना, जो आयंस में ब्रेक कर दें नाइट्रोजन बेसिस को, उनको कहेंगे आयोनाइजेशन रेडिएशन, और जो ब्रेक नहीं करेंगे उनको कहेंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो यहाँ भी हम लोग दो बात कर रहे हैं म्यूटाजेनिक एजेंट्स में, फिजिकल म्यूटाजेन एंड केमिकल म्यूटाजेन। तो चलो कुछ बेसिक बात पहले डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग बोर्ड वर्क पे देखते हैं कि बोर्ड पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया है। फिजिकल म्यूटाजेन आर ऑलवेज, याद रखना, आर ऑलवेज रेज, ऑलवेज
रेज, ऑलवेज रेज। याद हो गया? ये रे हैं, अल्फा रे हो सकता है, बीटा रे हो सकता है, गामा रे हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट रे हो सकता है। और केमिकल म्यूटाजेन आर केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे लैब में अवेलेबल हो सकता है। हमारे लैब में मस्टर्ड गैस हो सकता है, हमारे लैब में HNO2 हो सकता है, तो डिफरेंट हमारे 5 ब्रोमो यूरासिल हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस हमारे लैब में हैं जिनसे हम म्यूटेशन करा सकते हैं। तो 2 ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर दिए। किसको? तो पूरे के पूरे म्यूटाजेनिक एजेंट को। तो फिजिकल म्यूटाजेन में आ जाओ। मेनली इट इंक्लूड रेडिएशन। एक तुम्हारा फिर नीट का क्वेश्चन, मेनली इट इंक्लूड रेडिएशन। मेनली इसमें क्या मिलेगा? रेडिएशंस पाया जाता है। रेडिएशन कितने तरह के होंगे हम लोग डिस्कशन कर दिए, 2 तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे? रेडिएशन 2 तरह के होंगे। कौन कौन होंगे? एक जो नाइट्रोजन बेसिस को आयंस में ब्रेक कर दें, है ना, नाइट्रोजन बेसिस को क्या कर दें? आयंस में ब्रेक कर दें। अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे, इनको हम लोग आयोनाइजेशन या आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। याद करो, जब तुम कभी एक्सरे कराने गए होगे तो एक्सरे के लिए पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं ना डॉक्टर, या जो भी तुम्हारा जो भी लोग एक्सरे कर रहे होते हैं वो खुद भी एक ब्लैक कलर का कवर पहनते हैं। और जिस पोर्शन में एक्सरे करना होता है, देखो लोकलाइज्ड एक्सरे होता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बॉडी का पूरा एक्सरे करते हैं। अगर हड्डी टूटी है तो वो उसी उतने ही पोर्शन पे एक प्लेट लगाएंगे नीचे और एक्सरे करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रे बहुत लोकलाइज्ड डालेंगे। उसका रीज़न क्या है? एक्सरे या अल्फा, बीटा और गामा रे अगर हमारे बॉडी में लॉन्ग एक्सपोजर के लिए आ जाए, अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए आ जाए, कोई 5 मिनट तक 10 मिनट तक एक्सरे डालता रह जाएगा, तो बॉडी में नाइट्रोजन बेसिस जो डीएनए में पाए जाएंगे वो ब्रेक करने लगेगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? म्यूटेशन होना शुरू हो जाएगा और यह हार्मफुल होगा। तो हमेशा ये जो एक्सपोजर हम लोग देखते हैं, जब सब रेडी हो जाता है तो वो जाता है और एक बार स्विच देता है और ऑफ कर देता है। मतलब फ्लैश ऑफ सेकेंड्स के लिए रेडिएशन आया और फिर बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो रे है म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं। चूँकि हमें तो स्पेशल पोर्शन देखना था, इसीलिए इससे बचने के लिए मिनिमम एक्सपोजर दिया जाता है। अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ा दें तो पक्की बात है कि म्यूटेशन हो ही जाएगा और यह हार्मफुल होगा, ये हार्मफुल म्यूटेशन हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन रेडिएशन के बारे में हम लोग जान गए। These radiations convert nitrogen base into their ions। यही हम लोग बोल रहे थे, जो हमारे बॉडी में डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। डीएनए हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड है ना, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस सुगर एंड फॉस्फेट के ग्रुप को, नाइट्रोजनस बेस सुगर एंड फॉस्फेट के ग्रुप को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो वो जो नाइट्रोजनस बेस है ना, यही ब्रेक कर जाता है इनटू आयंस, आयंस में टूट जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है। इसीलिए इन रेज को जो आयंस में ब्रेक कर देते हैं हम लोग आयोनाइजेशन रेडिएशन कह लेते हैं। अब क्या होगा? जब बेस ब्रेक कर जाएगा तो जो पेयरिंग होगी, जैसे हम लोग बोलते हैं एडेनिन की पेयरिंग थायमीन से होती है या साइटोसिन की पेयरिंग गुआनिन से होती है, ऐसा जो बेस पेयरिंग होता है वो फॉल्टी हो जाएगा, वो अब पेयरिंग गलत होना शुरू हो जाएगा। तो ये म्यूटेशन को कॉज कर दिया। तो एक पहला पार्ट हुआ आयोनाइजेशन रेडिएशन, इसके बारे में दिमाग में बैठाना है। आयंस में कन्वर्ट करने वाला रेडिएशन किसको आयंस में कन्वर्ट करेगा? तो बॉडी में डीएनए में मिलने वाले नाइट्रोजन बेस को उसके आयंस में ब्रेक कर देगा। बस इतनी सी बात है इसमें, इतना ही तुमको पॉइंट याद रखना। और कौन कौन से आयोनाइजेशन रेडिएशन होते हैं तुम सीक्वेंस में याद रखना, अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे। ये चारों बहुत हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस हैं। इनमें एनर्जी का लेवल कम है कि ज़्यादा है? क्या बोलेंगे? बहुत हाई एनर्जी वाले हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। और जब नाइट्रोजन बेस ब्रेक कर जाता है तो इसकी पेयरिंग भी गलत हो जाएगी, फॉल्टी पेयरिंग होगी। तो ये हम लोग कहते हैं फॉरबिडन पेयरिंग करने लगता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये फॉरबिडन है ना, पेयरिंग करना शुरू कर दिया, फॉल्टी पेयरिंग करना शुरू कर दिया। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, आयोनाइजेशन रेडिएशन पे आ जाओ।
ये क्या किया, ब्रेक किया, क्रोमोसोम को भी ब्रेक कर दिया। दीज सेल्स देन शो एबनॉर्मल सेल डिवीजन। अब ये क्रोमोसोम को भी ब्रेक कर सकता है कौन, आयोनाइजेशन रेडिएशन। इसके चलते एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल होता है कभी कभी, जिसको कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो आयोनाइजेशन रेडिएशन जो सेकंड पॉइंट लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ब्रेक्स, ये किसको ब्रेक्स कर सकता है, तो कहेंगे क्रोमोसोम्स को। ये किसको ब्रेक कर दिया, क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर दिया। और ये इसका मतलब एबनॉर्मल सेल डिवीजन को कॉज करने लगा। और एबनॉर्मल सेल डिवीजन, अनचेक्ड सेल डिवीजन को हम लोग कैंसर भी कहते हैं। तो ये कैंसरस हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर में रिजल्ट बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, कैंसर, डिफरेंट तरह के कैंसर। इसीलिए हम लोग कहते हैं, कई बार हम लोगों को पता चलता है जो एक्सरे ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर होता है वो बहुत प्रिकॉशन अगर नहीं ले, अगर अपने को हमेशा कवर्ड करके उसको ग्लव्स पहनना है, उसको पूरा बॉडी में अपना जो है कलर्ड वो उसका जो क्लॉथ आता है वो पहनना है, चेहरे पे मास्क लगाना, लेकिन क्या होता है चूंकि दिखता नहीं है एक्सरे, तो उसको उसका हार्मफुल इफेक्ट तुरंत समझ में नहीं आता, लगातार आता है पेशेंट और करता रहता है। और अनकेयर्ड होने पे हमेशा ऐसे एक्सरे टेक्नीशियन को क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। 10 साल 15 साल के बाद पता लगा उसको कैंसर हो गया। तो क्योंकि ये एक्सरे लगातार उसके बॉडी में एक्सपोजर हो रहा, वो बार बार उसको चला रहा है, जा रहा है पेशेंट के पास, देख रहा है, फिर उसको सेट करता है। तो वो जब ऑन करता है फिर वहाँ जाता है, फिर वापस आता है, थोड़े थोड़े एक्सपोजर से लंबा एक एक्सपोजर उसके बॉडी के सेल्स में होने लगता है जो कि कैंसर को कॉज कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो गया कि जितने भी पैथोलॉजिस्ट होते हैं और जितने भी लैब टेक्नीशियंस होते हैं उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे वायरल हम इन्फेक्शन को जांच रहे हैं, है ना, तो वो वायरस आपको भी तो इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमेशा पैथोलॉजिस्ट लोगों को और लैब टेक्नीशियंस को हमेशा फुल प्रूफ अपनी सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। तो ये हम लोग बताएं, इस रेडिएशन से क्या हो गया, कैंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रे को नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे में एनर्जी कम है, यूवी रे की एनर्जी कम होती है, लेकिन एनर्जी कम होने से ये बॉडी के स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, बहुत ऊपर सरफेस तक ही यूवी रे पहुंच पाता है। लेकिन माइक्रोब्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए ये बड़ा हार्मफुल होता है। कई बार तो इतना हार्मफुल होता है कि माइक्रोब्स को वो किल कर देता है। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा होता है, हम लोग सबसे अच्छा ऑपरेशन थिएटर ऐसे ऑपरेशन थिएटर को मानते हैं जहाँ पे यूवी रेज से क्लीनिंग होती है। मतलब पूरे उस ऑपरेशन थिएटर पे यूवी रेज आना चाहिए ताकि कोई भी जर्म्स ऑपरेशन के समय कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब्स वहाँ पे अगर है भी तो उसका डेथ हो जाए। तो याद रखना, आयोनाइजेशन के बाद नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन का एग्जाम्पल यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। यूवी रे की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसके पास एनर्जी कम होती है, इसीलिए पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एनर्जी भी कम है नहीं तो पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी भी कम हो गई। स्किन के अंदर बहुत अंदर तक ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये हार्मफुल हम लोगों के लिए नहीं होता। लेकिन माइक्रोब्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, फंगस के लिए ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इनमें ये म्यूटेशन भी कर सकता है, इनके लिए ये पॉइजनस और लेथल भी हो सकता है। इसीलिए एक्सपोजर ऑफ यूवी रे मे किल माइक्रोब्स एंड दैट्स व्हाई यूवी रे इसका यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर में। तो एक हम लोग बहुत अच्छी बात जान गए। तो यूवी रे हैज़ क्या लिखे हैं, दे हैव लॉन्गर वेवलेंथ बट कैरी लोअर एनर्जी। इनमें वेवलेंथ तो ज़्यादा है लेकिन एनर्जी इसकी कम है। दिस एनर्जी कैन नॉट इंड्यूस आयोनाइजेशन। ये एनर्जी इतना नहीं है कि नाइट्रोजन बेस को तोड़ दे और उसको आयंस में कन्वर्ट कर दे, है ना। इसीलिए यूवी रे कैन नॉट पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन, हमारे स्किन के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अब आ जाओ, लेकिन एक बात हम लोग यहाँ बताएंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूवी रे के एक्सपोजर से थायामीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन 4 नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हैं। दो थायामीन आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, किसके, यूवी रे के लॉन्ग एक्सपोजर से।
तो थायामीन बेसिकली पायरिमिडीन है और दो थायामिडीन के ज्वाइन होने को डाई मतलब दो, मर मतलब मर्ज करना, हम लोग इसको डाईमर कहते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो पहले जब एग्ज़ाम अलग अलग हुआ करते थे, है ना, बिहार का एग्ज़ाम अलग होता था, सभी स्टेट का अलग होता था, एम्स का अलग होता था, BHU का अलग होता था, AFMC का अलग होता था। उस समय ये क्वेश्चन डाइमर वाले क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने जाते हो ना 25 ईयर्स बैक, तो तुमको डाइमर के बारे में आ सकता है कि व्हाट इज डाइमर, तो बोलेंगे व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या चीज बोलेंगे, थायामीन। थायामीन नहीं पूछ के प्यूरिन या पैरामिडीन वर्ड भी पूछ सकता है। व्हेन दे कंबाइन टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अगर यूवी रे के प्रेजेंस में ये दोनों कंबाइन करते हैं तब जो इम्पैक्ट होता है वो होता है डाइमर फॉर्मेशन। तो ये तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए। तो डाइमर फॉर्मेशन इज मेजर इफेक्ट ऑफ यूवी रे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो गया यूवी रे का। तो हमारे बॉडी में क्या इंपैक्ट हुआ ये जान गए। एंड दिस डिस्टर्ब डीएनए हेलिक्स। जब एक जगह पे टी के जगह पे दो टी को मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो जो नॉर्मल हेलिक्स था डीएनए का वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे समझो इसको, यहाँ पे ये हमारा डीएनए का हेलिक्स है, यहाँ पे थायामीन था और यहाँ भी एक थायामीन था, ये दोनों जुड़ गया तो इसका दूसरा थ्रेड भी डिस्टर्ब हो गया, मैसेंजर आरएनए भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक तरह से डीएनए में फॉल्टी पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। लेकिन कब, जब यूवी रे का लॉन्ग एक्सपोजर किसी सेल्स पे पड़ रहा हो। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे नीट का ये होगा कि डाइमर फॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय, दे देगा बाय आयोनाइजेशन रेडिएशन, बाय नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, कौन सा रे है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ यूवी रे जान गए। एंड दिस डिस्टर्ब डीएनए हेलिक्स। यूवी रे एंड रेडिएशन किल माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है ना, ये माइक्रोब्स को किल कर सकता है। इसीलिए स्टेरिलाइजेशन हम लोग नाम बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं लैब में। जब जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो देखते हैं डॉक्टर कहते हैं कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को यूवी रे से स्टेरिलाइज कर रखा है। हमारा ऑपरेशन थिएटर यूवी रे से स्टेरिलाइज किया रहता है, मतलब ये माइक्रोब्स को किल कर देता है। इसी को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। एक वर्ड ये भी तुम्हारे मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये म्यूटेशन के लिए हम लोग कह रहे थे, कि ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन जब हम लोग यूवी रे को यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशन थिएटर में तो इसका उपयोग वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन के लिए हो जाता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ये म्यूटाजेनिक एजेंट। तो ये हमारा कितना क्लास हो जाएगा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड, थर्ड एंड ये फिफ्थ क्लास हमारा हो गया है ना। तो अब हम लोग देखने जा रहे थे कुछ, तो ये हमारा क्या था, फिजिकल म्यूटाजेन। ये जो दो डिस्कशन किए, दो तरह के रे की बात किए, एक अल्फा बीटा गामा रे बताए और एक्सरे बताए, ये दोनों था आयोनाइजेशन रेडिएशन, है ना। दूसरा था यूवी रे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये आयन में कन्वर्ट नहीं किया नेट्रॉन बेसिस को। अब हम लोग आते हैं तीसरे तरह के केमिकल सब्सटेंस के बारे में। अब हमारे पास वर्ल्ड वार 2 की कहानी बताते हैं। सी ऑरोबिक नामक एक साइंटिस्ट भी थे और बहुत खतरनाक आदमी थे। वो पहली बार वर्ल्ड वार 2 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किए। अब देखो ये केमिकल सब्सटेंस का, जब मस्टर्ड गैस को स्प्रे करवा दिया गया, इससे हजारों लोगों की मौत हो गई। तो वर्ल्ड वार 2 में सबसे खतरनाक यूज था, फॉर द फर्स्ट टाइम यूज ऑफ, किसका यूज किया गया था, मस्टर्ड गैस का, फर्स्ट केमिकल म्यूटाजेनिक एजेंट। पहली बार दुनिया में म्यूटाजेनिक एजेंट को वार में यूज कर दिया गया। ये बहुत खतरनाक और बुरी बात थी। जैसे कोविड-19 को एक तरह से हम लोग बायो वेपन्स मांगते हैं, किस कंट्री का, चाइना का। ये बना रहा था ये दूसरे देश में स्प्रे करने के लिए ताकि लोग वहाँ के कोविड से मर जाएं। ये गलती से उनके कंट्री में निकल गया, छूट गया, वो बॉटल में जिसमें वो लोग बन रहे थे एक्सपेरिमेंट करने में, ये मिस हो गया, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा था।
तो दुनिया का पहला केमिकल म्यूटेशन, मतलब ये कहानी आज की नहीं है कि लोग केमिकल सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं। ये सी ऑरबिक इनका पूरा नाम था, है ना। ये और उनके साथ उनके ग्रुप के सभी साइंटिस्ट मिलके पहली बार मस्टर्ड गैस, ये देखो नाम है मस्टर्ड गैस, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8Cl2S है ना। ये मस्टर्ड गैस को यूज किया गया था किस समय, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो कह सकते हैं ना फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस, पहला ये केमिकल सब्सटेंस था दुनिया में, सबसे पहले ये केमिकल सब्सटेंस आया था जिसको कि वॉर में लोग यूज कर दिए, है ना। तो केमिकल म्यूटाजीन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता। अगर हम लोग फिजिकल म्यूटाजीन के कंपैरिजन की बात करें तो केमिकल म्यूटाजीन आर मोर हार्मफुल। क्यों हार्मफुल है ये जान जाओ। जब हम लोग फिजिकल म्यूटाजीन की बात करते हैं तो ये लोकलाइज्ड एरिया में पहुंचता है। जैसे हम एक्सरे डाले, यहाँ आया, यूवी रे डाले यहाँ पे आया, ऐसे अगर डालें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया को कवर करता है। केमिकल सब्सटेंस तो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, पूरे बॉडी के सेल्स को हार्म कर सकता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन आ गया दोनों में कौन ज़्यादा हार्मफुल है, केमिकल सब्सटेंस और बोलेंगे फिजिकल म्यूटाजेन और केमिकल म्यूटाजेन, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा केमिकल म्यूटाजेन आर मोर हार्मफुल, है ना। ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कौन, केमिकल म्यूटाजेन आर मोर हार्मफुल, ये ज़्यादा हार्मफुल है भाई। इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। किसके कंपैरिजन में, रेडिएशन के कंपैरिजन में, क्योंकि रेडिएशन का इम्पैक्ट तो लोकलाइज्ड होगा, जबकि केमिकल सब्सटेंस या म्यूटेशन क्या करेगा, केमिकल म्यूटाजेन क्या करेगा, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के साथ स्प्रेड कर जाएगा, तो ये कंप्लीटली बॉडी को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, स्प्रेड इन कंप्लीट बॉडी थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, CIR लिख दिए हैं शॉर्ट में, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के साथ ये पूरे बॉडी को में पहुंच जाएगा। तो केमिकल म्यूटाजेन पे एक क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ केमिकल म्यूटाजेन का नाम आ सकता है। जैसे पहला हम लोग नाम ऊपर लिखे, पहला नाम लिखे HNO2 हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया, तो पहला म्यूटाजेन का हम लोग नाम लिख दिए हैं मस्टर्ड गैस, है ना। दूसरा हो गया नाइट्रस एसिड। ये म्यूटाजेन है टू बोथ रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग DNA। देखो DNA में एक DNA जो रेप्लिकेशन कर रहा होगा, DNA से DNA बना रहा होगा, इसको बोलेंगे रेप्लिकेटिंग DNA। लेकिन एक DNA अभी ऐसा भी दिख सकता है जो अभी रेप्लिकेशन नहीं कर रहा है, तो इसको बोल देंगे नॉन रेप्लिकेटिंग DNA। तो DNA जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है आर रेप्लिकेटिंग DNA, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है नॉन रेप्लिकेटिंग DNA। जब हम लोग नाइट्रस एसिड को यूज करते हैं एज ए म्यूटाजेनिक एजेंट, ये दोनों के लिए हार्मफुल होता है। तो इट इज म्यूटाजेनिक टू बोथ रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग DNA। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दोनों पे ये काम करता है। इट एक्ट एंड क्या करता, देखो ये एमिनो ग्रुप को इससे निकाल देता है। डी मतलब होता निकालना, डी मतलब निकाल देना। एक गाना सुनते होगे, कोलाबेरी डी, गाना सुने हो तुम लोग, तो डी जैसे ही हो उसका मतलब है निकालना। अब तुम्हारे घर में कोई अनवांटेड गेस्ट आके 15 दिन से बैठे हुए हैं, तो तुम उनको निकालने के लिए क्या बोलोगे, ऐसे हाथ जोड़ के बोलना डी गेस्ट, मतलब अब आप जाइए, निकल जाइए। और उसके बाद भी ना सुने तब उनका गर्दन पकड़ के दरवाजे से बाहर निकाल देना है। तो डी मतलब बाहर निकालना, DE। किसको निकालेंगे, जैसे डी के बाद जो शब्द लगा हुआ उसको निकालेंगे। यहाँ पे बोले डी गेस्ट को निकालेंगे, और यहाँ पे कह रहे हैं डी एमिनेटेड, मतलब एमिनो ग्रुप को निकाल देंगे। किससे निकाल देंगे, तो नाइट्रोजन बेस से निकाल देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एडेनिन से जब एमिनो ग्रुप को निकाल दिए तो ये बदल के बन गया हाइपोजैंथीन। क्या बन गया, ये हाइपोजैंथीन बन गया। अब एडेनिन बदल गया इनटू हाइपोजैंथीन और ये साइटोसिन की तरह काम करने लगा। ये क्या हो गया, तो देखो ये साइटोसिन की तरह काम करने लगा। उसी तरह से दूसरा केमिकल सब्सटेंस है एक्रीडीन, है ना। ये बेसिकली हम लोग लिखे हैं प्रोफ्लेविन है। प्रोफ्लेविन क्या है, ये एक्रीडीन का एक तरह का डेरिवेटिव्स है, एक्रीडीन का डेरिवेटिव्स है। जैसे हम लोग बोलते हैं छेना का डेरिवेटिव्स रसगुल्ला हो गया, उससे बने हुए दूसरे चीज़ों को संदेश मिठाई हो गई, नहीं तो वो इसको ऐसे केमिकल सब्सटेंस को जो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, हम इनको डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो एक्रीडीन का एक डेरिवेटिव से प्रोफ्लेविन।
प्रोफ्लेविन का फॉर्मूला है C13H1993। ये बड़ा ही पावरफुल, जब ये कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही पावरफुल म्यूटाजेनिक एजेंट है, क्योंकि ये डीएनए के बेस के बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है। डीएनए का बेस होगा, नाइट्रोजन बेसिस होगा, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, इनके बीच में जाके इंसर्ट कर जाता है। बड़ा ही कैसा है, घर घुसने वाला है। कौन? एक्रिडीन बिना मतलब का जाके घुस जाता है। कहां पे? तो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में घुस जाता है। इंटरकैलेटेड शब्द का प्रयोग करेंगे, देखो यहां पे। तो ये पावरफुल म्यूटाजेनिक एजेंट है, इंसर्ट हो जाता है बिटवीन डीएनए। डीएनए में कहां पे? सॉरी तो ये कहां पे इंसर्ट हो जाता है, ये हम लोग बता दिए। ये इसके बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है विथ डीएनए रेप्लिकेशन। किस समय? जिस समय डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। और इसके चलते एक बहुत कॉमन डिजीज की बात करेंगे, थैलेसेमिया, जो अब हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा म्यूटेशन खत्म होने के बाद, वो होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना। और उसके बाद हम लोग आएंगे, एक और होगा, लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके बाद होगा वो मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद एक छोटा सा हमको लगता है कोई टॉपिक तुम्हारा रह जाएगा। तो हम लोग अभी सीक्वेंस में चलेंगे और पूरे सिलेबस को सीक्वेंस में ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक छूटा नहीं रहेगा। और यहाँ पे हम लोग बहुत ही इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि नीट के लिए क्या क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, और पिछले 25 इयर्स का आए हुए क्वेश्चंस का एक्युमुलेशन है पूरे टॉपिक में। जब हम ये पढ़ा रहे हैं तो पिछले 25 इयर्स के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो छूट रहे होंगे, सभी को हम इंसर्ट कर दिया गया है पूरे कंटेंट में। तो इससे क्या होगा, आउट ऑफ सिलेबस आने की संभावना है, आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है कि एम्स को भी नीट में इंक्लूड कर दिया गया। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में तुमको रखना है। तो हम लोग क्या बोले, एक्रिडीन एक पावरफुल म्यूटाजेनिक एजेंट था जिसका एक डेरिवेटिव था जिसका नाम रखा गया प्रोफ्लेविन। प्रोफ्लेविन बनने के बाद ये इंसर्ट हो जाता है डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के बीच में चला जाता है, इंटरकैलेटेड हो जाता है, और डीएनए रिप्लिकेशन को ये फॉल्टी बना देता है। जैसे यहाँ पे लिखे CAT। अब कैसे फॉल्टी हुआ ये देखो, नॉर्मल नाइट्रोजन के बेस का सीक्वेंस था CAT, और जब इससे mRNA बनता है तो इसके ग्रुप को, 3 के ग्रुप को जेनेटिक कोड कहते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम लोग इसकी भी बात करेंगे, जेनेटिक कोड पूरा पढ़ेंगे, वो भी तुम लोग देखोगे। अब आ जाओ, दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर था वो था GAT। तो जब हम लोग इसको रीडिंग फ्रेम पढ़ रहे थे तो बोलते थे कैट और गैट, लेकिन CA के बाद नाइट्रोजन 2 बेसिस के बीच में प्रोफ्लेविन आ गया। यहाँ पे दिखा रहे हैं P, मतलब ये प्रोफ्लेविन जो था वो आ गया। प्रोफ्लेविन आने के बाद अब ये सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दिया। तो अब जो रीडिंग फ्रेम हुआ, प्रोफ्लेविन के आने से ये रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। तो रीडिंग फ्रेम चेंज होने का मतलब अब जेनेटिक कोड जो बन रहा था वो चेंज होना शुरू हो गया। जेनेटिक कोड अगर बदल जाएगा तो ये नेचुरली एमिनो एसिड के बनने को भी चेंज कर देगा, और एमिनो एसिड भी जब चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन का नया टाइप बन जाएगा। प्रोटीन जब नया बनेगा तो एंजाइम भी नया बन जाएगा। पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को ये डिस्टर्ब कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक रीज़न हो गया म्यूटेशन का। एक एग्जाम्पल लेके चले और कहे ऐसा ही म्यूटेशन थैलेसेमिया वाले डिजीज़ वाले बच्चों में या बेबी में होता है। तो थैलेसेमिया इट इज़ बिकॉज ऑफ एन इंजर्शन ऑफ प्रोफ्लेविन, और ये हम लोग कहते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं लास्ट में हम लोग बेस एनालॉग। एनालॉग मतलब सेम इन फंक्शन, होमोलोगस मतलब होता है सेम इन ओरिजिन। तो कुछ ऐसे भी केमिकल सब्सटेंस हैं जो हैं तो केमिकल सब्सटेंस, लेकिन किसी न किसी बेस के बदले में वो बिल्कुल उसी बेस की तरह काम करते हैं, नाइट्रोजन बेस की तरह काम करते हैं। जैसे एडेनिन है, जैसे गुआनिन है, जैसे साइटोसिन है, जैसे थायमिन है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक इनके बदले में अगर हम इन बेसिस को डाल दें तो ये इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कहीं पे नाइट्रोजन बेस के बदले में बेस एनालॉग जो केमिकल सब्सटेंस हैं जो लैब में मिलते हैं उनको डाल दें तो दूसरे बेस को धोखा हो जाएगा और इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। तो क्यों? क्योंकि ये पहले बेस को जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहा था उसी की तरह फंक्शन करता है। तो एक दो एग्जाम्पल देख लो। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एन बेस, है ना, एंड आर
इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो जैसे एग्जांपल बोलते हैं 5 ब्रोमो यूरासिल, ये इक्विवेलेंट है किसके, तो थायामीन के, ये थायामीन के 5 ब्रोमो यूरासिल। अब ये क्वेश्चन बहुत पहले फिर हम लोग कहते हैं मेडिकल में आया, नीट शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, मेडिकल में आया हुआ था, है ना। उसी तरह से 2 एमिनोप्यूरिन जो है ये एडेनिन का बेस एनालॉग है। 2 एमिनोप्यूरिन, ये सबको हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, और ये दोनों नीचे वाला लिखते हैं 5 and 6, 5 मिथाइल साइटोसिन एंड 6 मिथाइल प्यूरिन, ये नेचर में मिलने वाला नेचुरल बेस एनालॉग है। और ये जो हम लोग दोनों डिस्कशन कर रहे थे, ये दोनों आर्टिफिशियल बेस एनालॉग है, हम अपने से बनाए हैं, हम लोगों का बनाया हुआ कंपोनेंट है ना। जबकि ये दोनों 5 ब्रोमो यूरासिल और 2 एमिनोप्यूरिन ये दोनों नेचर में पाए जाते थे, और ये दोनों हमारे जो नहीं, ये दोनों नेचर में पाए जाते थे और ये दोनों हम लोगों ने बनाया है। तो नेचुरल बेस एनालॉग का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 5 और 6। तो ये तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग 10-15 मिनट का एक लास्ट टॉपिक म्यूटेशन का है, उसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे, फॉरवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, नेचुरल म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। ये पॉइंट सिर्फ 5 से 10 मिनट के बचे हुए हैं। तो अब हम लोग उस लास्ट पॉइंट ऑफ म्यूटेशन पे चलते हैं, और इसके बाद हम लोग फिर इसी टॉपिक के मेंडेलियन प्रिंसिपल के या प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस एंड वेरिएशंस के फिर किसी दूसरे टॉपिक को देखेंगे।